Hello everyone, welcome to New Rajasthan online chemistry classes. Today we start going to electrochemistry. चैप्टर नंबर 3 आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक आपके ज़रूर रिमूव हुए हैं. उन टॉपिकों को हम डिस्कस नहीं करेंगे. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम स्टडी करने वाले हैं. वो पैटर्न क्या रहेगा और क्या आपका न्यू सिलेबस है. आई होप यू कैन सी न्यू सिलेबस आपने देख लिया होगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस में क्या क्या रिलीज़ हुआ है और क्या क्या यहाँ से हटा है, क्या रिमूव हुआ है, वो हमको टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं. जैसे मैं बता दूँ आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपका जो प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल है ना, वो हट चुका है. उसके सेल के स्ट्रक्चर, सेल के डायग्राम्स, सेल की एनोड कैथोड्स पे रिएक्शंस, वो सेल स्ट्रक्चर वाला जो पूरा आपका पोर्शन था वो हट गया है पूरा का. वो आपको स्टडी नहीं करना टू ये बुक. मैं जो टॉपिक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा वही टॉपिक्स आपको करने हैं और वही टॉपिक आपको लेके चलने हैं. दिस इज़ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है. वो क्यों? बिकॉज जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना, वो तभी आपको एक्सप्लेन होंगे जब आपसे टॉपिक्स को पढ़ लोगे, बिफोर टॉपिक्स को स्टडी कर लोगे. क्लियर? तो नाउ डेज वी आर गोइंग टू विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पॉइंट है ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन से टॉपिक्स इसमें आएंगे, कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इसके अंदर है जो कि आपका रिमेनिंग है. ठीक है ना. सिलेबस में बहुत कुछ चेंज हुआ है. नया सिलेबस आपका आया है. 40 to 50% आपका मैक्सिमम अमाउंट में हटा भी है वहाँ से. जब जो रिमेनिंग सिलेबस है उसकी हमको फुल डिटेल के साथ स्टडी करनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद इट्स डील विद कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. वी नो दैट थर्मोडाइनमिकली कि एनर्जी नॉट बी डिस्ट्रॉय, नॉट बी क्रिएटेड. एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, एनर्जी का सिर्फ कन्वर्जन होता है. तो एनर्जी कन्वर्जन किस सेल से होती है या कैसे होती है, वी डू दैट. एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. आई एम डूइंग ए वर्क, आई एम टेकिंग ए क्लास, देन आई एम लॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन सम अमाउंट ऑफ वर्क ऑल्सो गेन, दैट कन्वर्ट ऑफ एनर्जी. क्लियर? जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्लियर? फाइनल. इसको हमको एक्सप्लेन करना है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किसका स्टडी करेंगे? इट इज डील्स विद कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स. एनर्जी कन्वर्जन किस टाइप से हुई है उसको स्टडी करेंगे. और थोड़ा आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी है ये, थोड़ा फिजिकल या फिजिक्स आपकी थोड़ी अप्लाइड होती है इसके अंदर. तो इसके अंदर सबसे फेमस जो चलता है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो कि आपकी 11th में भी था. उसको हम वैसे तो रिलीज़ किया है वो, लेकिन हम उसको पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि आने वाले टॉपिक आपको तभी एक्सप्लेन होंगे. सेल पोटेंशियल, सेल रिप्रेजेंटेशंस आपको तभी कैलकुलेट होंगे. मेजरमेंट, आपका नॉन स्टैटिक इक्वेशंस तभी अप्लाइड होगा बेटा जब आप इसको सेल को स्टडी करोगे. ठीक है ना. तो देखो हेडिंग मेंशन करो आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके और भी नेम हैं. दैट इज योर डैनियल सेल, दैट इज योर गैल्वेनिक सेल, that is your Voltic cell, and that is your redox cell. यही पूरा का पूरा मैंने आपको 11th में भी इंट्रोड्यूस किया था. वो सारी चीज़ें आप 11th से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपन डिटेल के साथ फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, क्योंकि 12th का टॉपिक है तो 12th में तो पढ़ना ही पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि 11th में पढ़ा दिया तो अपन को 12th में नहीं पढ़ें. हाँ, कुछ चीज़ जो नीड ही नहीं है तो उसको हम 12th में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नीड है आपके लिए. तो दिस इज़ ये ऑल 4 नेम: इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल.
दे कम फ्रॉम साइंटिस्ट नेम डैनियल, गैल्वेनिक एंड बोल्टेक। दिस इज प्रोसेस नेम एंड दिस इज प्रोसेस नेम। अभी मैं डायग्राम मेंशन करूंगा तो उस डायग्राम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको कि किस टाइप से हम डैनियल सेल की इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस टाइप से आपको डैनियल सेल एक्सप्लेन करना है या कैसे अंडरस्टूड करना है। ठीक है ना। जो भी लॉकडाउन का पीरियड है उनमें हम आपका 3rd चैप्टर्स या 4th चैप्टर भी कंप्लीट करा देंगे। अभी तक स्कूल ओपन्स नहीं हुए हैं। लास्ट आपका आज ही पेपर में आया था कि 16 तक अगेन क्लोज्ड हो गए हैं। तो उस केस में आपको फालतू तो नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस कंडीशन में होगा क्या, आपको 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर फिजिकल पार्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसके अंदर डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल में जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है। डैनियल सेल के अंदर क्या होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, या एक बीकर है उसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करते हैं। सेकेंड बीकर है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करते हैं। ये आपका जिंक सल्फेट, दिस इज योर कॉपर सल्फेट। क्लियर। दिस वन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दिस वन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर। दिस वन योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक की सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप किया जाता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड को डिप किया जाता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड को डिप करते हैं अपन। ये आपकी कॉपर सल्फेट की हो गई। और इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट करके वोल्टमीटर से अटैच कर देते हैं। ये आपका वायर कनेक्ट हो गया और ये आपका वोल्टमीटर से भी कनेक्ट हो गया। क्लियर। ये आपकी जिंक सल्फेट की रॉड है, ये आपकी कॉपर सल्फेट की रॉड है। और इसमें थोड़ा सा अपन डिज़ाइन दें तो ऐसे भी अपन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे आपके अकॉर्डिंग है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। ये आपका एक इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका सॉल्ट ब्रिज का होता है। दिट इज़ योर सॉल्ट ब्रिज। क्लियर। ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ से इसका ये पोर्शन क्लोज्ड है कंप्लीटली। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से अपन सॉल्यूशन मूव करा सकते हैं। दिस इज़ योर सॉल्ट ब्रिज, दिस इज़ योर सॉल्ट ब्रिज। क्लियर। सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन, KCl फिल कर सकते हो, KNO3 फिल कर सकते हो, या फिर NaNO3 भी फिल कर सकते हो आप। NO3 के साथ साथ अपन NH4NO3 भी ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन फिल हो सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। डायग्राम मेंशन कर रहा हूँ। ये आपका जिंक रॉड है, इसको अपन एनोड टर्म बोलते हैं। ये आपकी एनोड वर्क करेगी। एनोड पर चार्ज जो रहेगा दैट इज़ योर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। एंड दिस इज़ योर कॉपर रॉड, और कॉपर रॉड जो वर्क करती है वो आपकी कैथोड वर्क करती है। कैथोड वर्क के साथ साथ इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लियर। ये आपका सेल डायग्राम है फॉर डैनियल सेल। इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको डिज़ाइन मेंशन कर दूं तो जो बैकएंड नहीं लगेगा, ये आपको फिल करना है। ये आपका सॉल्ट ब्रिज कंडीशंस है। क्या है ये आपकी सॉल्ट ब्रिज कंडीशंस। क्लियर। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने ये सॉल्यूशन में से कोई भी एक सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, या दिस इज ए फुल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, बोल्टिक सेल, रेडॉक्स सेल। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग कैसे होती है वो हमको देखना है कि कैसे वर्क करता है ये। जिंक सल्फेट के समय जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड, दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से हमने
कंप्लीट कनेक्ट किया है और इन दोनों को इलेक्ट्रोड वर्क कर रहे हैं. इट इज़ वर्क एज ए एनोड, इट इज़ वर्क एज ए कैथोड. एनोड रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, कैथोड रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. और दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट करके वोल्टमीटर से अटैच कर दिया आपका. क्लियर. दिस इज योर कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायग्राम. वर्क कैसे करेगा, होता क्या है, जिंक सल्फेट में जिंक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये अपने Zn+2 ऑक्सीलेशन नंबर में आएगा. किस में आएगा, Zn+2 ऑक्सीलेशन नंबर में. क्योंकि Zn जो है हाईली रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से. जो हाईली रिएक्टिव होता है वो इजी वे में और सिंपल वे में आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा आपका, इससे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि हाईली नेचर है उसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है उसका. तो Zn ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, Zn+2 ऑक्सीलेशन नंबर में आ गया. अब Z इस +2 ऑक्सीलेशन नंबर में सॉल्यूशन में मूव है. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं. इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं आपके एनोड टू कैथोड. ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन का मूव कहाँ से होगा, एनोड टू कैथोड मूव होगा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आपके कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट +2 ऑक्सीलेशन नंबर में है. अब जब +2 ऑक्सीलेशन नंबर में है तो वेल नोन है कि यहाँ पर आपके क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कमिंग है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्सेप्ट करो. जैसे मैं रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूँ तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में. तो अपने सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा, रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा, हट रहा है नहीं हट रहा. तो कॉपर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बहुत सारा. वो कॉपर Cu+2 कंडीशंस में है. वो Cu+2 कंडीशंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट हो जाती है, यहाँ पर जाके जम जाती है. ये मानो आप, यहाँ लिख सकता हूँ मैं Cu. ये Cu पार्टिकल्स यहाँ पर आ गए हैं, जिससे ये थोड़ा थोड़ा आपका थिक होने लग जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कटने लग जाएगा, मीन्स ये थोड़ा सा थिन होने लग जाएगा. क्लियर. तो ऐसी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, ये थोड़ा थिक और ये थोड़ा थिन, क्योंकि यहाँ पर डोनेटिंग हो रही है, यहाँ पर एक्सेप्टिंग हो रही है. जब एक्सेप्टिंग होगी तो वेल नोन है ये फूलेगा, और यहाँ डोनेटिंग होगी वहाँ थोड़ा सा ये थिन हो जाएगा. क्लियर. ऐसी प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी और आपको इस वोल्टमीटर में आपके जो भी रीडिंग्स हैं, जो भी मेजरमेंट है, वो गेन होते रहेंगे. क्लियर. और यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा. और हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कैथोड टू एनोड फ्लो होगी, कॉपर रॉड टू जिंक रॉड फ्लो होगी. क्लियर. दिस इज योर डैनियल सेल वर्किंग. इसकी वर्किंग कैसे हुई वो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोड्स पर. जस्ट लाइक दैट, एनोड वर्क किया. एनोड में कौन है, जिंक रॉड. जिंक रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किस ऑक्सीलेशन नंबर में आ गया, Zn+2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने. कैथोड की बात करें तो कैथोड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किए हैं तो वेल नोन है वहाँ पर ये वो भी न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा. ये न्यूट्रल कंडीशन आ गई. ये इसकी एक्वस कंडीशन है. दिस इज योर सॉलिड कंडीशंस एंड दिस इज योर एक्वस कंडीशंस. क्लियर. देखो यहाँ पर हुआ क्या, Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक्वस कंडीशन में आया, और ये आपका किस में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन में. देखो Zn+2 में आया. यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से Cu+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर कौन सी कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में आ गया. वन मोर थिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, सो दैट इज प्रोसेस कॉल ऑक्सीडेशन. एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, दैट इज प्रोसेस कॉल रिडक्शन. ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ये रिडक्शन प्रोसेस. क्लियर. नेक्स्ट थिंग की बात करें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हाट आर गोइंग इन योर वन सेल, electrochemical cell in Daniell cell, so that cell again is called redox cell. That's why it's called redox cell. Clear. इसीलिए बोलते हैं इसको redox, क्योंकि ऑक्सीलेशन एंड रिडक्शन
both are process is running in one cell, so that's why it's called redox cell. क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, इसके अंदर आप देख रहे हो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ऑन द इलेक्ट्रोड्स। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई पोटेंशियल यहाँ पे आया, आपका जो भी मेजरमेंट है, जैसे इसका पोटेंशियल वैल्यूज होती है 1.1 वोल्ट, ये फिक्स्ड है, तो इसकी वैल्यूज में कन्वर्ट हुआ है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स रिएक्शंस कंप्लीट हुई हैं तभी जाके आपका सेल पोटेंशियल आया है, सो इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इज इट क्लियर? दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोसेस। टोटल रिएक्शन लिखे अपन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, रिमेनिंग पार्ट इज Zn सॉलिड कंडीशन, कॉपर एक्वस कंडीशन +2 आयंस के साथ, कन्वर्ट इन Zn +2 एक्वस कंडीशंस एंड CO सॉलिड कंडीशंस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुई है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हुई है, दैट इज योर रिडक्शन प्रोसेस। बोथ आर गोइंग इन ए रिएक्शन, सो दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? ये मेथड है पूरा आपका एक्सप्लेन का और पूरा आपको समझाने का। तो देख लो एक बार आप डायग्राम विद रिएक्शंस। थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे आपको इसका पूरा डिटेल पूछे कि क्या क्या कैसे होता है, तो वो आपको खुद ही लैंग्वेज में लिख सकते हो। रिएक्शन ज़रूर है, आपको मैंने बता दी कैसे कैसे रिएक्शंस आपको करनी है। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो है जो है आपको ले सकते हैं सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज वर्क कैसे कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज वर्क कैसे करता है वो हम देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज वर्क कैसे करता है, देखो सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन फिल है, KCl सॉल्यूशन या KNO3, इन सॉल्यूशन में से कोई भी एक फिल कर दो। जैसे जस्ट लाइक दैट KCl फिल किया मैंने इसमें, तो KCl में से K+ और Cl में डिसोसिएट होगा, ये इसके अंदर फिल है ये, ठीक है ना, KCl का सॉल्यूशंस। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थिंक अबाउट इट, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स Zn+2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ये Zn अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बहुत सारे Zn+2 फॉर्मेशन कर रही है, तो इसके अंदर होगा क्या, बहुत सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट के अंदर आपके लॉट्स ऑफ Zn+2 आयन प्रेजेंट। अब Zn+2 प्रेजेंट है, आने वाला भी Zn+2 ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करने लग जाएगा, रिपल करने लग जाएगा उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जब रिपल करेगा ना, तो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप हो जाएंगे, अब आएंगे नहीं। एक फिक्स टाइम पर वो सेल वर्क करना रोक देगा, वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा वो। रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसको न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए क्या है, इस सॉल्यूशन में से यहाँ से आपके Cl नेगेटिव शिफ्ट होते हैं इसके अंदर। कौन, Cl नेगेटिव शिफ्ट होंगे। ये Cl नेगेटिव क्या करते हैं, इस Zn से रिएक्शन करते हैं, तो Zn+2 रिएक्ट विद 2Cl- देन फॉर्म ZnCl2। अब Zn+2 जब एक से रिएक्शन कर सकता है, ऐसे काफ़ी सारों से रिएक्शन कर सकता है, तो रिएक्ट होने से होगा क्या, वो ZnCl2 में कन्वर्ट हो रहेगा, Zn+2 आपका डिक्रीज होता जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर आपके फिर से आयंस आने लग जाएंगे। मींस ये फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के कारण ही आपने सॉल्ट ब्रिज अप्लाइड किया है। नेक्स्ट थिंग की बात करें कि सर इधर तो चलो नेगेटिव पार्ट आ गया, पॉजिटिव पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। सोचो मैंने अभी क्या कहा था कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट किए और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu में। मेटल एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने से किया है। न्यूट्रल कंडीशन में मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की है इसने, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, अपनी स्टेबिलिटी गेन की और Cu में कन्वर्ट हो गया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग पार्ट कौन रह गया, -2। जब -2 है तो ऐसे कॉपर सल्फेट के बहुत सारे -2 इसमें रिमेनिंग है, तो इसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। मींस इसके अंदर आपके सल्फेट प्रेजेंट हैं
लॉट्स ऑफ अमाउंट में आपके सल्फेट प्रेजेंट रह जाएंगे। तो नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए कौन चाहिए? पॉजिटिव। तो इससे पॉजिटिव शिफ्ट होगा आपका K प्लस इधर से आ जाएगा आपका, ये K प्लस रिएक्ट कर जाएगा आपका किससे? आपके SO4 से। तो जस्ट लाइक दैट 2K प्लस मैंने रिएक्ट करा दिया आपके SO4 से, SO4 -2 से। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? K2SO4। तो SO4 की न्यूट्रलिटी आई नहीं आई? जैसे 2 पोटेशियम से रिएक्ट कर सकता है, ऐसे और भी सल्फेट से रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी और सेल आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल सेल हो रहा है मीन्स उस सेल को अपन कह सकते हैं दैट इज योर डैनियल सेल, और वर्किंग भी आपकी कंटिन्यूसली मूव चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है ना? जहाँ पे भी नेगेटिव रिक्वायर्ड है वहाँ नेगेटिव शिफ्ट होगा, पॉजिटिव रिक्वायर्ड है पॉजिटिव शिफ्ट होगा। आयंस की कंसंट्रेशन को न्यूट्रल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है ये इसमें। सॉल्ट ब्रिज आप रिलीज कर दो इसमें से, तो इसमें तो ये थोड़ी समय बाद, कुछ ही समय बाद ये वर्क करना बंद कर देगा, और वर्क करना बंद कर दिया मीन्स यहाँ पर आपका सेल रुक गया है। क्लियर? तो ये फुल डायग्राम फुल डिटेल के साथ आपको विद रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया। बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो एक बार। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कंप्लीट? चले देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन हेड मेंशन करें, इसी को साथ लेके चल रहे हैं अपन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है अपन को। तो सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स। देखो पॉइंट्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सेल रिप्रेजेंटेशन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी डायग्राम फॉर्मेशन नहीं करना होता है, वहाँ पे डायग्राम की कोई नीड नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको इसको सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना है, इसी सेल को या फिर किसी भी सेल को लेके चल रहा है। इस सेल को बताने का रीज़न भी है क्योंकि आने वाली चीज़ें आपकी तभी एक्सप्लेन होंगी जब इसको अपन कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर? तो दिस इज योर डैनियल सेल, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में साथ साथ आपकी आने वाली जो क्लासेज है ना उनमें भी ये बहुत यूज़ होगा आपका डैनियल सेल। तो देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, पॉइंट वाइज सुनना। फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट वी राइट एनोड देन वी राइट कैथोड। फर्स्ट वी राइट एनोड देन वी राइट कैथोड। Anode and cathode both are separated two vertical lines. Anode and cathode both are separated two vertical lines. Two vertical line में हम represent करेंगे. For anode, first we write metal, then we write metal ion, and both are separated a vertical lines. For cathode, first we write metal ion, then we write metal, and both are again separated a vertical lines. 3 पॉइंट्स हो गए। कंसंट्रेशन जो टर्म आपको गिवन होगी किसी सॉल्यूशन की, तो आप मेटल आयन के नीचे रिप्रेजेंट करोगे। कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट टू नियरेस्ट टू मेटल आयन। क्लियर? अब देखो इसी सेल को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो इसी सेल का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे? जैसे इसमें एनोड किसका फॉर्मेशन है? Zn का। तो Zn के लिए हम कहते हैं एनोड को लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड, और इधर आपका कौन आएगा? कैथोड्स आएगा। तो देखो फर्स्ट वी राइट एनोड देन वी राइट कैथोड, और फॉर एनोड
फर्स्ट वी राइट मेटल देन मेटल आयन एंड बोथ आर सेपरेटेड ए वर्टिकल लाइन। एनोड के लिए हमने पहले मेटल लिख दिया, फिर मेटल आयन लिख दिया। कैथोड के लिए फर्स्ट वी राइट मेटल आयन देन मेटल, बोथ आर सेपरेटेड ए वर्टिकल लाइंस। ठीक है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले तो एनोड लिख दिया, फिर कैथोड लिख दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया किससे? 2 वर्टिकल लाइन से। दोनों को किससे सेपरेट कर दिया? 2 वर्टिकल लाइन से। क्लियर। ये आपका सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनोड टर्म ये है आपकी, ध्यान रखना। ये आपकी कैथोड टर्म है, सिर्फ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना। हमेशा फर्स्ट राइट करते हैं एनोड को देन कैथोड्स, एंड एनोड में फर्स्ट राइट मेटल आयन, सॉरी मेटल देन मेटल आयन। फॉर कैथोड फर्स्ट भी राइट मेटल आयन देन मेटल्स। एंड जो कंसंट्रेशन जो टर्म होती है गिवन होती है वो यहाँ पे लिखते हैं अपन। जैसे डैनियल सेल की कंसंट्रेशन वो 1 m फिक्स है, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का सॉल्यूशन है इसका, 1 मोल पर लीटर सांद्रता का सॉल्यूशन है। और बाकी की सॉलिड कंडीशन है ये आपकी, ये आपकी सॉलिड कंडीशन। ठीक है ना। कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो यहाँ पे आप AQ भी लिख सकते हो, एक्वस कंडीशन भी रिप्रेजेंट हो सकती है आपकी। कंसंट्रेशन गिवन है तो कंसंट्रेशन लिख दो, नहीं है तो एक्वस कंडीशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। तो ये देख लो एक बार, सेल रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन वो है, कौन ये है। क्लियर। तो देख लो एक बार फिर से। कोई रिएक्शन में आपको बता दूं, जैसे इसी से अपन रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन डैनियल सेल की बन जाएगी ना, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर Cu, कॉपर प्लस आयन Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कैथोड एनोड की रिएक्शन लिख सकते हैं अपन। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप फॉर्मेशन करें। जैसे Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और Ag ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर रिएक्शंस हो रही है। ये 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2Az में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब इससे सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, आप करके बताइए कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे आप। कौन सा एनोड लेना है, कौन सा कैथोड लेना है, और कहाँ पे किसको लिखना है वो आपको बताना है। तो बता दो फटाफट। किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं इसी सेल का रिप्रेजेंटेशन करें, किसी भी सेल का अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसमें एनोड कौन है आपका? Ni। तो एनोड के लिए सबसे पहले Ni लिख दो, और एनोड के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? मेटल्स देन मेटल आयन। तो मेटल आयन रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों को सेपरेट करते हैं वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दिया। फॉर कैथोड, कैथोड के लिए पहले मेटल आयन फिर मेटल्स। फॉर कैथोड के लिए पहले मेटल आयन लिखो, मेटल आयन लिख दिया Ag+, देन मेटल आयन। अगेन बोथ आर सेपरेटेड वर्टिकल लाइन, बोथ आर सेपरेट वर्टिकल लाइन, एंड एनोड और कैथोड सेपरेटेड 2 वर्टिकल लाइंस। क्लियर। कंसंट्रेशन टर्म गिवन नहीं है तो यहाँ पर एक्वस क्या यूज़ करोगे? एक्वस। ये कंसंट्रेशन टर्म नहीं है तो एक्वस यूज़ करोगे। क्लियर। ये देख लो एक बार। अब ये आपकी सॉलिड कंडीशन है ही है, दिस वन ऑल्सो योर सॉलिड कंडीशंस। तो इस कंडीशन को हमको देखना है। अब इसमें आप सोचोगे कि सर ने आगे ये 2 यूज़ ही नहीं किए, स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट। तो वन मोर थिंग, जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना होता है वहाँ पे उनके नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये कहीं भी रूल में नहीं है आपके लिए। जब ऐसी सिचुएशन नहीं है तो अपन उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे।
रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन फॉर्मेशन कर सकते हो विदाउट एफर्ट, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्लियर? तो ये देख लो एक बार, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। बस आप कंटिन्यू स्टडी रखें और जो बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया गया है वो सारे नोट्स फॉर्मेशन करें, और जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहीं भी किसी भी से कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपकी मोस्ट ऑफ चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है? और ये ही आपने पढ़ लिया तो अच्छे नंबर्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल पोटेंशियल की स्टडी करेंगे। सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में डेनियल सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको सेल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, वो है आपका कौन सा? सेल पोटेंशियल। किससे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, कौन इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, वो देखेंगे अपन। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।